गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार आपको पढ़ा। बच्चों, जिस प्रकार की एक भवन के निर्माण के लिए हमें ईंट की, सीमेंट की, मोरंग की आवश्यकता होती है और उनको मिलकर क्या बनता है, एक मकान बनता है, भवन बनता है। ठीक उसी प्रकार हमें शब्दों के निर्माण के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है और वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा छोटी से छोटी इकाइयों के मेल से बनती है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा वर्णों पर आधारित होती है, इसलिए इन वर्णों की निश्चित संख्या, आकार एवं वर्ग होते हैं। हर वर्णों को उनके वर्गों के आधार पर बांटा गया है। क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हिंदी वर्णमाला में को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अ से आ, ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। व्यंजन वर्ण जो है वो 33 होते हैं और स्वर 11 होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन बिना स्वर के अधूरे होते हैं। व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए हमें निर्धारित चिन्हों की आवश्यकता होती है। जब इन्हीं वर्णों को हम एक क्रम अनुसार व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों के 3 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। ऋषभ स्वर अ, छोटी बट, छोटा ऊ, री, ये ऋषभ स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में ऋषभ स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। यह अधिकतर संस्कृत शब्दावली में आता है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में होता है। स्वतंत्र रूप में स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में ही होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग करते समय स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कि हम मात्रा कहते हैं। अब हमने मात्राएं बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग की मात्रा, आहा की मात्रा और औ पर चंद का लगना। ये तो थी आपकी स्वर का मूल रूप। अब है आयोगवा। अंग और आहा ये 2 ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना तो शुद्ध रूप से स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार 2 शब्दों के योग से बना है। अनुध्वनि स्वर, अनु का अर्थ होता है पीछे तथा स्वर अर्थात स्वर के पीछे या बाद में आने वाली ध्वनि। इसी प्रकार अंग में पहले स्वर आता है औ और उसके बाद में कोई भी वर्ग का पंचमा अक्षर जैसे य, ण, न, म। इसमें ध्वनि नाक से निकलती है जैसे हंस, कंस, कंधा, कंगा। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं शब्दों में किया जाता है जिसका प्रयोग हिंदी में भी उनके मूल रूप संस्कृत के समान ही होता है, जैसे स्वतः, प्रातः, संभवतः, इस तरह के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक चंद्र बिंदु का लगना। अनुनासिक को स्वर के साथ ही बोला जाता है, अतः इसमें अलग से समय नहीं लगता। यह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। इस ध्वनि को बोलते समय हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है, जैसे दांत, हंसी, कांच, कंदना।
फिर आता है आपका व्यंजन वर्ण। ये विशुद्ध रूप से 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग, ये 25 वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्णों के भेद उच्चारण में लगने वाली श्वास तथा उच्चारण के अंगों यानी मुख के विभिन्न स्थान के आधार पर किए जाते हैं। अब इन व्यंजनों को भेद के उच्चारण के आधार पर लगने वाली वायु यानी कि श्वास वायु के आधार पर बांटा गया है, जिसको कि हम अल्पप्राण और महाप्राण कहते हैं। अल्पप्राण वे वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं जिसको बोलने में श्वास वायु कम लगती है। हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है, जैसे क, ग, घ, ट, ड, अण, ये आपका अल्पप्राण में आता है। महाप्राण, जैसा कि शब्द महाप्राण से ही स्पष्ट है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक लगती है महाप्राण कहलाते हैं। हर वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन तथा ड, श, स, श व ह महाप्राण है। अब आता है उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। अब उच्चारण के आधार पर कंठस्य से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से, दांतों के मूल से, ओष्ठ्य से, ठीक, स्वर तंत्रिका से, तालव्य से, जीवा से और श्वास नली से और नासिका से ये शब्द बोले जाते हैं, ये वर्ण बोले जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका व्यंजनों के कुछ और रूप। तो संयुक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त इसलिए है क्योंकि श्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो श, धन, र, धन, अ, यानी कि जब हम ये वर्ण किसी शब्द के अंतर्गत आता है तो हमें उसको जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इन 3 वर्णों की मदद से हम श्र का वर्ण विच्छेद करेंगे। इन चारों के अतिरिक्त बाकी व्यंजनों के मेल को हम संयुक्ताक्षर या द्वितीय व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर जब किसी एक स्वर रहित व्यंजन के साथ कोई दूसरा स्वर सहित व्यंजन मिलता है तब वह कहलाता है संयुक्ताक्षर। ठीक, द्वितीय व्यंजन जब एक जैसे 2 व्यंजन एक के बाद एक आते हैं जिसमें प्रथम व्यंजन स्वर रहित है तथा द्वितीय व्यंजन के साथ होता है तथा उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चा में ब आधा च और चा का उच्चारण, ब धन अ धन च धन आ। उसके बाद आता है आपके र के विभिन्न रूप। र के भी एक वर्ण है किंतु इसका प्रयोग विभिन्न स्थितियों में अलग अलग रूप में किया जाता है। जैसे रेफ, जब र का उच्चारण हम किस में करते हैं? ऊपर की मात्रा में। जब हम शर्म, कर्म इस तरह से लिखते हैं तो उस र को क्या कहते हैं? रेफ। पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद र का रूप जिसे कि हम पदेन कहते हैं, इसका उच्चारण कैसे होता है? प्रेम, गृह, प्रवेश, ये तिरछी पाई के तौर पर आता है, शब्द वर्ण के नीचे लगता है। बिना पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र का रूप, बिना पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र हलंत के साथ जुड़कर आता है, इसलिए उसका स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। यह जैसे ट ड के साथ आता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा, ट्रेन आदि। स्वर रहित द और ह के साथ र का प्रयोग होता है जब द पे पाई वाली आती है, जैसे द्रव्य, ठीक, हृदय। र के साथ ऊ तथा बड़ी ऊ की मात्राओं का आना। इसमें जैसे र पे छोटी ऊ की मात्रा रुख, रुपया, ठीक, बड़ी ऊ की मात्रा रूप, रूठना, रूठ, इस तरह के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। जब अलग अलग करके लिखे गए वर्णों को मिलाकर शब्द में लिखना, यानी कि जब हम आलोक लिखते हैं तो आ धन ल धन ओ धन क धन अ, और जब हम इन वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो किस शब्द का निर्माण होगा? आलोक का। तो ये आलोक क्या है? वर्ण संयोग। और ये वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोग के विपरीत जब हम दिए गए शब्दों की वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वे वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। जैसे साधु, स पे क्या लगा है? आ की मात्रा, धन आ, धन ध,
धन ऊ की मात्रा। तो जिन शब्दों में मात्राएं आती है उसमें अ का उच्चारण नहीं लगता है। ठीक, उसके बाद आता है वर्तनी शोधन, जिसको कि हम शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं। भारत देश अनेक भाषाओं से समृद्ध होने के लिए सदैव आदरणीय रहा है। हमारे देश में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, जबकि हिंदी की अपनी 18 प्रचलित बोलियां हैं। हम सबके प्रभाव से उच्चारण में भिन्नता का आ जाना स्वाभाविक सी बात है, परंतु इस उच्चारण में भिन्नता के कारण एक से अधिक वर्तनी एक ही शब्द के लिए लिखी जाने लगती है, जो कि सर्वथा अमान्य होती है। कुछ शब्दों की अशुद्ध व अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर दी गई है। जैसे हम लिखते हैं आशीर्वाद, पहले हम आशीर्वाद इस तरह से लिखते थे, अब उसका वर्तनी परिवर्तन आया। ठीक, तो इसको कहते हैं वर्तनी शोधन। आकाश, आकाश, ठीक है, जिसके कि लिखने में परिवर्तन शुद्ध और अशुद्ध का, मात्राओं का, वर्णों का, ये सब आता है। ठीक, धन्यवाद।